नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हृदय तल से स्वागत है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष के पार्श्व में मुझे आज आपसे संवाद करके एक प्रसन्नता हो रही है और इसके साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि कई महीनों से जो आप महाचिति यूट्यूब चैनल को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और एक विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, इसके विस्तार को वट वृक्ष बनाने की हमारी कामना में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे आग्रह है कि इसी प्रकार श्रवण करते हुए विचार को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उत्साहित करें, प्रतिक्रियाओं से मुझे निर्देशित करें और एक विशेष निवेदन की अनावश्यक त्वरित टिप्पणियों से बचें, क्योंकि इससे विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलती, बल्कि कहीं न कहीं वातावरण अवरुद्ध या कुंठित ही होता है। लेकिन फिर भी उनका भी आभार, क्योंकि वे किसी दिशा में सोचने के लिए कम से कम हमें प्रेरित तो करते हैं, लेकिन अगर वो और बेहतर ढंग से टिप्पणियां करें तो हम उनके शायद और अधिक आभारी रहेंगे। बहरहाल, दुनिया की भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, यद्यपि वह निर्विवाद नहीं है, बहुत सारे मतांतर हैं और रामविलास शर्मा जैसे भाषा विज्ञानी तो जो पारिवारिक वर्गीकरण का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। फिर भी हम, चूंकि बहुलता है अकादमियों में, उसी को लेकर एक वातावरण है, इसीलिए उसी की भाषा में हम बोलने के लिए विवश हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से भाषा परिवार है वह है आर्य परिवार, और जो प्रारूप हमारे सामने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और अकादमियों के माध्यम से प्रस्तुत कर एक वातावरण बनाया गया है, उसके तहत उस आर्य परिवार की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। और संस्कृत के मोटे तौर पर दो कालक्रमिक रूप लोगों ने स्वीकार किए हैं। एक वेद भाषा यानी छंदस, जिसे वैदिक संस्कृत कहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और उत्तरवर्ती रूप संस्कृत, जिसे लौकिक संस्कृत कहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यद्यपि वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा कोई एक समरूपी नाम नहीं है, उसमें भी बहुत से कालक्रमिक रूप हैं, जैसे ऋग्वेद की भाषा, ब्राह्मण और उपनिषद की भाषा, और फिर ऋग्वेद में भी ऋग्वेद के कुछ अंश बहुत प्राचीन हैं और कुछ अंश कई सदियों बाद के हैं। तो इस तरह से अगर हम सूक्ष्मता पूर्वक विचार करें तो संस्कृत के ही बहुत सारे अलग अलग कालक्रमिक रूप और नाम हमारे सामने आते हैं। तो मोटे तौर पर जो विमर्श अकादमियों में किया जाता है और शैक्षणिक संस्थाओं में जिसे उतारा जाता है, वह यह है कि संस्कृत पहले है और प्राकृत बाद में। संस्कृत से विकसित है प्राकृत,
हालांकि इस पर हमने एक खुले मन से विचार किया है पंडित किशोरीदास वाजपेयी को सामने लाकर। एक बार उस पिछले वीडियो का स्मरण कर उसकी निरंतरता में आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विमर्श को हम खुला ही रहने दें तो बेहतर है। अब अग्नि से अग्नि बना कि अग्नि से अग्नि, इसका हमारे पास कोई पुरातात्विक प्रमाण तो है नहीं। शिलालेखीय या अभिलेखीय या पुरातात्विक प्रमाण जो हैं उसके अनुसार तो प्राकृत का ही शिलालेख सबसे पहले मिला, जो अशोक के शिलालेख के रूप में है। हिंदी के महान कालजयी कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने भाषा विज्ञान पर भी बहुत बड़ा कार्य किया है, पुरानी हिंदी नामक उनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने जो स्थापनाएं दी हैं वे किशोरीदास वाजपेयी की तरह ही दिखाई देती हैं। यद्यपि इसका हमें पुख्ता पता नहीं है कि किशोरीदास वाजपेयी जो संस्कृत और प्राकृत को लेकर विकास क्रम पर अपना एक खुला विचार प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे के मूल प्रेरक कौन हैं, गुलेरी जी को उन्होंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उससे प्रेरणा ग्रहण की थी कि नहीं ग्रहण की थी। बहरहाल गुलेरी जी के मत को संक्षेप में इस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। गुलेरी जी के अनुसार एक मूल भाषा है और वह नदी की तरह है। नदी जिस प्राकृतिक गति से स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होती है, उसी तरह वह मूल भाषा प्रवाहित होती रही है और उसी का संस्कार करके एक नहर की तरह या बड़ी नहर की तरह जो भाषा संस्कारित रूप में प्रवाहित की गई वह है संस्कृत, जिसमें बहुत व्यापक साहित्य का सृजन हुआ। लेकिन विसंगति यह है कि लोग यह कहने लगे कि नहर से नदी निकली, तो इसी विचार के साथ वे पुरानी हिंदी नामक अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हैं और फिर जो हिंदी भाषा का अधिक पुराना रूप है, जिसे कई लोग उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, उसका व्यापक विचार करते हैं। तो कहना मैं यह चाहता हूं कि संस्कृत से प्राकृत का विकास हुआ, इस मत को मानने में गुलेरी जी और किशोरीदास वाजपेयी दोनों को बहुत अधिक संकोच है। स्पष्ट शब्दों में वे ऐसा मानने से परहेज करते हैं। संस्कृत मतलब संस्कार की हुई भाषा, और यह नाम ही उसे उत्तरवर्ती सिद्ध करता है। लेकिन इसमें सावधानी यह अपेक्षित है कि प्राकृत का मतलब वे बाद की प्राकृतें नहीं, जिनमें व्यापक साहित्य मिला, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत या मागधी प्राकृत, जो बाद की प्राकृतें हैं, उनकी बात वो नहीं करते। वेद भाषा से कहीं पहले मौजूद जन भाषाओं को प्राकृत कहा जाए तब यह कहा जा सकता है कि प्राकृत से संस्कृत का विकास हुआ। गुलेरी जी यह भी कहते हैं कि वेद भाषा यानी छंदस की भाषा का अधिक साम्य पुरानी प्राकृतों से है संस्कृत की तुलना में। संस्कृत का मतलब यहाँ जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है वह है। हम पिछले एक वीडियो में आपके सामने
हिंदी में जो स्रोत मूलक शब्दों का वर्गीकरण होता है उसकी भी बात कर चुके हैं। और मोटे तौर पर हिंदी शिक्षण संसार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इस प्रकार के वर्गीकरण का एक प्रारूप चलता है। कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर इस प्रकार के वर्गीकरण का स्रोत क्या है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं यह मानने लगा हूँ कि भारत का जो नाट्य शास्त्र है, जो संभवतः ईसा के पूर्व की 2 या 3 शतियों में लिखा गया है, उसमें 18वें अध्याय में और किन्हीं किन्हीं संस्करणों में 17वां अध्याय वह है। तो 17वें या 18वें अध्याय में जो प्राकृत के भेद बताए जा रहे हैं, इस आधार पर कि उसकी शब्दावली किस प्रकार से है, तो 3 प्रकार की प्राकृतें दिखाई देती हैं। एक ऐसी प्राकृत जिसमें समान शब्दों का प्रयोग हो। समान का मतलब है संस्कृत के समान, यानी संस्कृत शब्दावली की अधिकता वाली प्राकृत। दूसरी प्राकृत विभ्रष्ट शब्दों की अधिकता वाली, जिसे आजकल हम तद्भव शब्द कह रहे हैं, यानी संस्कृत के शब्दों के विकसित रूप वाले शब्दों की बहुलता वाली प्राकृत। जैसे अग्नि समान शब्द है और अग्नि विभ्रष्ट, तो समान, विभ्रष्ट और देशीगत, ये 3 कोटियां भरत मुनि प्राकृत की बताते हैं। और देशी शब्दों का आशय यह है कि जो इन दोनों प्रकार के स्रोतों से नहीं हैं, यानी वे संस्कृत से नहीं हैं और संस्कृत के शब्दों से विकसित नहीं हैं, यानी जो समान शब्द या विभ्रष्ट अर्थात तद्भव नहीं है, वे देशी शब्द। तो देशी शब्द, विभ्रष्ट शब्द और समान शब्द, इनकी अधिकता वाली जो 3 प्राकृतें हैं, इनकी चर्चा भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। वे सीधे सीधे स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण नहीं करते, लेकिन लगता है कि उनके इसी सूत्र से प्रेरित होकर आगे के जो भाषा शास्त्री हैं या जो काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने शब्दों के वर्गीकरण की एक सरणी पकड़ ली है। जैसे 7वीं शताब्दी में जो महान काव्य शास्त्री दंडी हुए, जिनका ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें दंडी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः तद्भवस्तत्समोदेशित्यनेक प्राकृत क्रम। यानी संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, महर्षियों द्वारा ऐसा कहा गया है। और प्राकृतें जो हैं वे तद्भव, तत्सम और देशी इस क्रम से होती हैं। तो यहाँ दंडी भी सीधे सीधे शब्दों का वर्गीकरण नहीं करते स्रोत के आधार पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा है। एक श्रोता ने यह प्रश्न रखा था कि वेद भाषा और देव भाषा में क्या अंतर है। तो मेरी जो समझ है उसे संक्षेप में मैं इस प्रकार निवेदित करना चाहूँगा कि वेद भाषा तो एक संज्ञा है, छंदस की भाषा, यानी भाषा के रूप में उससे हम छंदस कहें या वैदिक भाषा लोग कहते हैं या वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो वेद भाषा तो एक संज्ञा की तरह है, लेकिन देव भाषा एक विशेषण है। संस्कृत साहित्य की विशालता को देखकर, उसकी प्रगाढ़ता को देखकर
और कदाचित इस कारण से कि उसमें ऋषियों की वाणी अवतरित हुई है, मंत्र दृष्टा ऋषियों की वाणी अवतरित हुई है। इस आध्यात्मिक विश्वास के कारण कदाचित उसे देव भाषा कहा गया हो, संस्कृत को यह विशेषण दिया गया हो। लेकिन हम संज्ञा रूप में यदि कहेंगे तो जो सबसे पुरानी संस्कृत जिसे कहा जाता है, यानी वैदिक संस्कृत या छंदस, वह वस्तुतः वेद भाषा है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग संज्ञा के रूप में वेद भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो दंडी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। दंडी तक आते आते तद्भव, तत्सम और देशी, इस प्रकार से प्राकृतों के प्रकार का विवेचन आगे बढ़ चुका था। और यह जो विवेचन था, लगता है कि उसी से प्रेरित होकर सबसे पहले प्राकृत के वैयाकरणों ने स्रोत के आधार पर प्राकृत के शब्दों के वर्गीकरण का रास्ता निकाला और फिर इस प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत करनी शुरू कर दी कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत सम या समान शब्द, जिसे हम तत्सम कह रहे हैं, संस्कृत शब्दों से विकसित शब्द, जिसे भरत मुनि के यहाँ विभ्रष्ट कहा गया है, और देश्य, देशीगत या देशी शब्द, जिसे आजकल हम देशज शब्द कह रहे हैं। देशज शब्द वे हैं जिनके जड़ मूल का पता नहीं चलता, यानी न वे तत्सम है न तद्भव। हेमचंद्र जो 12वीं शताब्दी में प्राकृत के संभवतः सबसे बड़े वैयाकरण हुए, और प्राकृत के नहीं, वे संस्कृत के भी बहुत बड़े वैयाकरण थे और अपभ्रंश के पहले वैयाकरण हैं। उनका जो शब्दानुशासन है, जो 8 अध्यायों में लिखा गया है, उसे देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि वे संस्कृत सम, संस्कृत योनि और देश्य, इस प्रकार से शब्दों का, प्राकृत में मौजूद शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब तक यह बात स्पष्ट हो गई है कि स्रोत के आधार पर शब्दावली के वर्गीकरण की प्रणाली मूल रूप से प्राकृत वैयाकरणों द्वारा प्रवर्तित की गई है। सबसे पहले प्राकृत भाषा की शब्दावली के संदर्भ में तत्सम, तद्भव और देशी शब्दों का विचार हुआ है, ऐसा हमें स्पष्टतः प्रतीत होता है। और इसी से प्रेरित होकर आजकल हम शब्दों का ऐसा वर्गीकरण कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि इस वर्गीकरण की विचारधारा क्या है। पहली विचारधारा तो यही है कि संस्कृत मूल है और प्राकृत उससे उत्पन्न, क्योंकि प्राकृत शब्दावली का वर्गीकरण इस तरह से किया जा रहा है कि कौन संस्कृत से सीधे उसी रूप में या उसी के समान रहते हुए आए हुए शब्द हैं, जैसे अग्नि, और कौन शब्द उससे विकसित हैं, जैसे अग्नि, और कौन शब्द ऐसे हैं जो इन दोनों से नहीं मिलते, उनके जड़ मूल या उनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो यह पूरा पैटर्न इस धारणा पर आधारित है कि संस्कृत मूल है, प्राकृत उसके बाद, जिसका हमने इस वीडियो के प्रारंभ में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और किशोरी दास वाजपेयी को उद्धृत करके एक खंडन सा किया है। यानी यह कोई खुली विचारधारा नहीं, रूढ़िबद्ध विचारधारा है जिसके तहत इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ। सवाल यह भी तो होना चाहिए, संस्कृत की जो शब्दावली है उसका वर्गीकरण स्रोत के आधार पर
क्यों नहीं किया जा सका? क्या संस्कृत के सारे शब्द मौलिक थे, संस्कृत में ही वे जन्मे थे? ऐसा तो भाषा विज्ञान नहीं कहता है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अगर हम देखें तो विभिन्न भाषाई स्रोतों से, आर्येतर भाषा स्रोतों से आए हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह जो शब्दावली के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, दुनिया में जब से भाषाएं हैं और जब तक रहेंगी तब तक ये प्रक्रिया भी रहेगी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने विभिन्न ललित निबंधों में जो भाषा वैज्ञानिक सूत्र परोसे हैं, उसके अनुसार वनस्पति परक बहुत सारे नाम, कमल, कुडमल या कृषि से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं से हैं। एक जगह तो वे ये भी संकेत करते हैं कि जो बहुप्रतिष्ठित धर्म शब्द है वह भी किसी आदिवासी भाषा, संभवतः पुरानी संथाली या उसी के आसपास की भाषा के एक शब्द दुरोम, जो कछुए का वाचक है, उससे विकसित हुआ है। तो संस्कृत में भी बहुत सारी भाषाओं के शब्द आते रहे हैं और संस्कृत ने भी बहुत सारी भाषाओं को शब्द दिए हैं। तो संस्कृत के शब्दों का वर्गीकरण इस पैटर्न पर क्यों नहीं हुआ? तत्सम, तद्भव, देशज आदि, यह भी एक विचारणीय विषय है। बहरहाल हम इस वीडियो का उपसंहार करते हुए यह कहने के लिए प्रस्तुत हैं कि हिंदी में जो शब्दों का स्रोत मूलक वर्गीकरण है, तत्सम, तद्भव, देशज, इसका मूल स्रोत प्राकृत वैयाकरण और उसकी भी गंगोत्री भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दिखाई देता है। लेकिन हिंदी में एक और कोटि आप सबने पढ़ी होगी, सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, विदेशी या विदेशज शब्द। तो हिंदी शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित एक वीडियो में यह भी कहा गया है कि ये जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि नाम हैं, किस प्रकार से बहुत पर्याप्त नहीं हैं। और एक बात यह भी कहना चाहता हूँ, अगर कभी ये बात छूट गई हो तो, कि विदेशज शब्द क्या होता है? ये देश और विदेश तो राजनीतिक शब्द हैं। राजनीतिक सीमाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं। क्या बांग्लादेश की भाषा, बांग्ला भाषा का कोई शब्द है, उसे हम विदेशज मान लेंगे? पाकिस्तान की उर्दू भाषा का कोई शब्द है, उसे विदेशज मान लेंगे? और कल यदि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश के रूप में तब्दील हो जाएं, तो क्या फिर हम देशी मान लेंगे? देशज तो खैर नहीं मानेंगे, क्योंकि देशज की कोटि अज्ञात जड़ मूल वाले शब्दों की है। तो क्यों न हम ऐसा वर्गीकरण हिंदी में प्रस्तावित करें या इसे स्वीकृत करें कि संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द, संस्कृतागत शब्द जिसे तत्सम कहा गया, संस्कृत भाव शब्द जिसे तद्भव कहा गया है मोटे तौर पर, और देश या देशज शब्द जिनके जड़ मूल का पता नहीं चलता, और पता न चलना भी सापेक्षिक है। जिस दिन पता चलेगा स्रोत का, उस दिन फिर उन शब्दों की कोटि भी बदल सकती है। और चौथी कोटि, जो आखिरी कोटि है, वह अन्य भाषाई शब्द या भाषांतरीय शब्द, जिसमें तमिल के भी शब्द आ सकते हैं, बांग्ला के भी आ सकते हैं, और अंग्रेजी के भी आ सकते हैं, संथाली के भी आ सकते हैं, रूसी के भी आ सकते हैं, जर्मन के भी आ सकते हैं। तो संस्कृतागत शब्द, संस्कृत भाव शब्द, देशी शब्द या देशज शब्द और अन्य भाषाई शब्द, इस प्रकार की कोटि को फिर से प्रस्तावित करते हुए मैं यह वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर या इसी विषय से कोई विचार श्रेणी निकलेगी तो
उस पर आधारित एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करने में मेरा सहयोग करें और कोई असहमति हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो उसे जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें समेटकर अगला वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पुनः नमस्कार।